जय हिंद। चलिए, आज मैं फिर जहाँ तक आपको जो पढ़ा दिया था, उसको मैं आगे की तरफ लेकर चल रहा हूँ। और मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि 2 दिनों से मेरी थोड़ी स्वास्थ्य बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में अपने क्लास को कंटिन्यूटी बनाने में असक्षम रहा हूँ, जिस चीज़ों को आज मैं पुनः स्टार्ट कर आप लोगों को उसे आगे बढ़ाने के लिए फिर मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। तो देखिए कि बात दरअसल ये थी कि हम लोग आपको बताने वाले थे कि जैसे एक शब्द बनाने में हमें कितनी बातों को समझनी पड़ती है, जिससे हमारा जो शब्द बनाना हो जाता है, काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है? तो उन्हीं शब्दों को आज हम अपने एक और तरीकों के साथ आप लोगों के बीच साझा करना चाह रहे हैं, शेयर करना चाह रहा हूँ, जिससे आपको वो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएँ, ठीक है? जैसे कि इसपे आपको पिछले क्लास में मैंने आपको ये 5 बनाने के लिए वो शब्द दे रखे थे, जिसको अपने भारतीय पद्धति अर्थात इंडियन सिस्टम में बनाने के लिए कहा गया हुआ था, जिसे आप लोग आसानी से जो बताए गए रूल्स है, उस रूल्स के आधार पे इसे बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, मैं आज आपको इन शब्दों को बनाने का एकदम सटीक तरीका भी बताऊँगा और कारण भी बताऊँगा, जिसके कारण आप इसके मीनिंग को किस तरीके से बना पाते हैं। ये सभी कारण के साथ मैं आप लोगों के बीच फिर आया हूँ और अपने क्लास को आगे बढ़ाने के लिए भी आया हूँ। और एक और बात बता दूँ कि जो भी विद्यार्थी हैं या जिन्हें भी मेरी क्लास करने में अच्छा लगता है, वो हमारे साथ बने रहें। मेरा उनसे यह वादा है कि उन्हें इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जगने लगेगी और वो भी लॉजिक के साथ। लॉजिक प्लस तर्क और एनालाइज़िंग के साथ, साथ ही साथ आपको बता देता हूँ, उन्हें इंग्लिश को पढ़ने के बाद एक मेन कॉज़, एक रीज़न के साथ और हर एक पॉइंट पे एक नए-नए रीज़न पता चलेंगे, जिनके आधार पे कौन से शब्द को कैसे प्रयोग किया जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बट अभी तक हम वहाँ पहुँचे ही नहीं हैं। अभी तो हम लोग वर्ण से शब्द तक पहुँचे हैं और जब शब्द तक पहुँचे हैं, तो शब्द ही बता पाएँगे कि आखिर हमारा ये शब्द का अर्थ क्या निकलता है। और जब अर्थ निकल जाए, तो उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि जब अर्थ समझ में आ जाए, तो उस शब्द का प्रयोग हम वाक्य में अर्थात सेंटेंस में किस जगह पे कैसे करेंगे और उनके पीछे क्या कारण है और आखिरकार वो वहाँ पे ही उनका प्रयोग क्यों किया जाए, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आगे की क्लास में करूँगा। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि आप लोग जब भी क्लास करते हैं, तो क्लास करने से पहले मेरे प्रीवियस क्लास अर्थात जो पहले क्लास जो लिए गए हैं, उन एपिसोड को एक बार देखने का ज़रूर कोशिश करें, ठीक है? तो चलिए, मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को ये बनाने के दिया था, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि जब शब्द बनाएँ, तो हमें एक शब्द में एक वैसा अक्षर दिखता है, एक वैसे सिलेबल दिखते हैं या एक वैसे शब्द का अंश दिखता है, ठीक है? जिनका मीनिंग तो होता है, बट उसका मीनिंग किस तरीके से होता है, वो जानना ज़रूरी है कि आखिर इस शब्द में अगर आपसे बात किया जाए, तो इसमें अक्षरों की संख्या कितनी है? एक अक्षर यहाँ दिख रहा है, दूसरा आपको यहाँ दिख रहा है, तीसरा आपको यहाँ दिख रहा है और वर्ण एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। 3 अक्षर 2 वर्ण अर्थात टोटल 8 वर्णों से मिला हुआ शब्द है पहला संपूर्ण। इन्हें जानें, ये आखिरकार काम कैसे करते हैं। इनको बनाने से पहले हमें जानना पड़ेगा इसमें किस बात हो रही है। 100 में अ की मात्रा आ जाती है और उसके बाद म तो ऑटोमेटिक वर्ण की तरह काम किया है। इसका पूर्ण जो है प के बाद स्वर वर्ण लाया है, जो कि आपको बता दें कि ये एक अक्षर बना करके ये दोनों के मेल से एक अक्षर बन जाएँगे। और जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, न है, न से पहले र का उच्चारण होगा, चूँकि उच्चारण स्थान भी हम आपको पहले पिछली कक्षा में बता दिए थे कि जिसके ऊपर ये रेफ़ का प्रयोग होता है, वो उस वर्ण अर्थात उस अक्षर से पहले इसका मीनिंग बनता है, ठीक है? संपूर्ण न। लेकिन आपको मैंने कल ये भी बात बता रखा था पिछली कक्षा में, सॉरी पिछले क्लास में,
आपको ये बता रखा था कि इस तरीके से हम जब शब्द बनाते हैं तो इन्हें तोड़ना पड़ता है। ये तोड़ना हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं, इसलिए बताना चाह रहे हैं ताकि आप किसी भी चीज़ को समझने से पहले, उसके अर्थ को बनाने से पहले, उसके इंग्लिश मीनिंग को बनाने से पहले हम लोग उन्हें बारीकी से समझ तो लें कि आखिरकार इसके पीछे क्या कारण है। और जब कारण जान गए तो कारण जानने के बाद हम आसानी से उस चीज़ों को डिराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिससे वो यानी सॉल्व हो जाए और उसका आंसर मिल जाए। और वही चीज़ हम लोग यहाँ कर रहे हैं। जैसे कि मैंने एक और बात आप लोगों को बता रखा है और एक बात और बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो भी क्लासेस मैं ले रहा हूँ, ठीक है? तो उसमें क्या है ना कि मैं जो भी बात बता रहा हूँ, एक तर्क के साथ बता रहा हूँ और उन बातों को आप लोग अपने दिमागों में इस तरीके से बैठा लीजिएगा, जो आपको हर एक शब्द में इन सब चीज़ों का कारण नज़र आएगा, ठीक है? जिसकी सहायता से आप आसानी से शब्द को बना लेंगे। चलिए, मैंने अक्षर और वर्ण के बारे में बताया था। ये अकेले आ गए, वर्ण हो गए। जैसे पहले व्यंजन लिखेंगे, बाद में स्वर लिखेंगे और इनका जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो समझ आइएगा कहीं न कहीं मैचिंग करेगा, जगह बनाएगा तो समझिए अक्षर है। ठीक है? चलिए, यहाँ पे आप सब लोग जानते हैं कि इसमें सबका मीनिंग बनेगा। चूँकि रीज़न क्या है ना कि संपूर्ण अर्थात यहाँ पे इसमें भी इस पे जोर पड़ रहा है, आधा वर्ण ही है, पु मयू का मात्रा लिया हुआ है और र, न, तो ये वर्ण और ये अक्षर है। संपूर्ण का स्पेलिंग जब बनाएंगे SAM से सम, पूर्ण P और उसके बाद बड़ियों का मात्रा है, WO लिख लें, मतलब R लिखें। लेकिन मैंने आपको बता रखा संपूर्ण, तो इसको उच्चारेंगे संपूर्ण, संपूर्ण न, अर्थात न पे अ आ रहा है, अर्थात इसका जो मीनिंग बनेगा संपूर्ण का संपूर्ण लिखा जाएगा। शुद्ध रूप से इसकी मीनिंग बनाने के लिए बात की जाए तो ये मीनिंग बनेगा। अगला बात करते हैं प्रभुत्व। प्र जो बोला जा रहा है पदेन के र के साथ आया हुआ है, इसलिए प्र, तो प जो है वर्ण की तरह आया और ये बन गया प्र। अब भूत्व है, तो भाव में किसकी मात्रा है जी? वो की मात्रा है और आधा त प्लस व प्लस अ। और आपको एक बात बता दूं, व, जब व का जो मीनिंग आता है ना, तो जब वर्ण के बाद यदि व आती है तो उस व का मीनिंग हम लोग डब्लू लेते हैं। अर्थात कभी कभी डब्लू इस तरीके का व के ऊपर जिसमें थोड़ी सी नाक की फलक होती है, जिसमें व का मीनिंग हम लोग डब्लू ले बैठते हैं। वॉच, वॉच, एक व होता है, व वाहन, तो वाहन जो बोलते हैं तो उस वाहन में डब्लू का मीनिंग ना बोल के VAHAN बनता है, वाहन, वाहन। लेकिन वॉच, वॉच, हवाई, वॉट, इस तरीके से जैसे बात बोलते हैं हमारे नाक में एक फुलकाप सी आती है, ठीक है? और इस केस में आप लोग उस जगह पे क्या लेते हैं? तो डब्लू मीनिंग लेते हैं, जो प्रभुत्व, प्रभुत्व, प्रभुत्व जैसे बोलते हैं, वो आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी फलक फलकती है, जिस बेसिस पे आप इसका मीनिंग क्या बनाएंगे? तो इसमें ये दो तो कंसोनेंट एक साथ आ गया, प्र यानी कि अ का मीनिंग बनेगा। भूत्व, व, त्व यानी कि ये दोनों साथ है, वो पे जोर पड़ रहा है, अर्थात सबका मीनिंग बनेगा। PRA से प्र, जैसे सिलेबल तोड़े हैं, भूत्व, BHU से भू, ती से त और WS से व, प्रभुत्व, अर्थात ये प्रभुत्व लिखा जाता है। असल में मीनिंग यही बनेंगे प्रभुत्व का। आपको रीजन भी बता दिए हैं कि जब भी जिस अक्षर पे ज़्यादातर जोर पड़े तो वैसे केस में आपको अ का मीनिंग जरूर पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे अब मैं आपको बता दूं राज व्यवस्था, तो आपको मैं ये भी बताया था कि आज हम आपको सिलेबल के बारे में बताएंगे। सिलेबल हमारा यह बताता है कि कोई भी क्लास यानी किसी भी शब्द को तोड़ करके आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है? तो राज व्यवस्था में पहले राज पहला सिलेबल बना, व्यय दूसरा सिलेबल बना और वस्था ये तीसरा सिलेबल बना। वस्था तीसरा ये और था अलग बन जाएगा। तो हम चार चार सिलेबल की बात करेंगे। जहाँ पे मेरा ध्वनि ब्रेक करेगा उसको हम लोग कर देंगे यहाँ साउंड, यानी कि ये सिलेबल क्रिएट हो रही है, और जहाँ पे सिलेबल क्रिएट होती है वहाँ तक का इंग्लिश मीनिंग कुछ अलग तरीके से बनते हैं।
राज्य व्यवस्था के बारे में मैंने बता दिया, जिसमें 4 सिलेबल बना और हम उसे अलग-अलग अक्षर तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद हम लोग देखते हैं ध्वनि है कहाँ पे मेरा टूट रहा है। जैसे राज में ज पे टूटा, रा में र में आ का मात्रा आ गया और ज जो है इसमें अ का मात्रा है। लेकिन राज बोलते हैं राज, तो यहाँ पर का अ का मीनिंग नहीं बनेगा। व्यय, व्यय बनाना तो यहाँ पे भी कभी नहीं बना करके डब्ल्यू ही बनाएंगे। तो वर्ण अगर आधा है तो भी डब्ल्यू लेते हैं, उसका भी रीजन आपको बताएंगे। व में य का मात्रा और तब अ आया, व्यय अवस्था, व प्लस अ आएंगे और आधा स प्लस स को हम दे दिए, था प्लस आ लिख दिए, तो आ तो अपना मीनिंग लेता ही है। ऐसे केस में आपको मैं बता दूं कि इसका जो मीनिंग बनेगा राज, व्यय। और आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि अगर वर्ण की तरह पहले अकेला वो आ जाए तो इसका भी मीनिंग आप डब्ल्यू लेंगे। अगर किसी वर्ण के बाद अगर ये भी आ जाए तो भी इसका मीनिंग आपको डब्ल्यू लेना पड़ेगा। और इस तरीके से नाक का फलक हो तो भी इसका मीनिंग आप लोग को डब्ल्यू ही लेना पड़ेगा। 3 केस में आप इसका व का मीनिंग डब्ल्यू लेंगे। जैसे और सिंपल सी बात करें तो हम लोग जैसे बोलते हैं वकील, तो वहाँ पे आप इस तरीके से जो मीनिंग बना रहे हैं तो VAKIL लिखना गलत नहीं है या VAKEE लिखना भी गलत नहीं है, क्योंकि बड़ी वकील, तो जब कील वकील तो बड़ी का मात्रा लग रहा है तो वहाँ पे डबल ई लगेगा तो भी सही है। चलिए इसको देखिएगा और इसका मीनिंग बनाएंगे। लेकिन बोलने के बाद तो स्वाभाविक है कि गला और मुख ये सब सभी चीज सूखने लगते हैं, तो पानी ही है जिसका हम भी सेवन कर रहे हैं। चलिए देख रहे हैं यहाँ पे राज। अब इस केस में आपको मीनिंग पहले राज का बनाना है। आ के लिए आप लोग ए लेते हैं, जे से जा, राज। व्यय आपको बताए थे कि व के लिए यहाँ पे डब्ल्यू वाई और ए लगातार 2 कंसोनेंट है, इसलिए अ का मीनिंग बनेगा। व्यय वस्था, तो फिर यहाँ पे अब व पे कम चल पड़ा है इसलिए भी ए एस व था और THA वराज व्यवस्था। इस तरीके से बनाने के बाद ये गलत नहीं होंगे। आ के लिए ए लिया जाता है। अब आगे चलिए हम लोग बात करते हैं प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ में आप सब लोग जानते हैं पदेन वाला आ गया, तब पॉज और रज और अ बनेगा। अब कोष्ठ है, क में किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है। देखिए जब तक हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और आधा स है और ट प्लस आ गया, तो आप लोग प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ में एक छोड़ दें, प्रकोष्ठा लिखा जाएगा। तो ये दोनों का तीनों का एक साथ मीनिंग बनेगा PRA से प्र और कोष्ठा KO और आधा एस से मूर्धन्य स है इसलिए SS और ट बोला गया प्रकोष्ठा। तो इसलिए प्रकोष्ठ न लिखकर 2 कंसोनेंट एक साथ आ गए तो इसलिए आ का मीनिंग बनेगा। इस प्रकार से हम लोग प्रकोष्ठ का मीनिंग बना दिए। एक लास्ट बचा हुआ है, इसका नाम है महेंद्र। म में क्या है ना कि अ का मात्रा आएगा, म हेंद्र। ये सब वर्ण की तरह नहीं अक्षर की तरह काम करना, ए की मात्रा है। म हेन आधा न फिर द जोड़ र प्लस अ, अर्थात यहाँ 3 कंसोनेंट एक साथ आ गया। फिर भी हमको यही दोनों को लेकर चलना है। तो एम से म हो जाता है, ए से ह हो जाता है, ए हो जाता है, एच से ह हो गया, ई से ए हो गया, एन से न हो गया, डी आर ए से ड्र हो गया। महेंद्र का स्पेलिंग इस तरीके से बनाते हैं और इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसका मीनिंग नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब मैं सिलेबल की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक, अब सबसे पहले मैंने सिलेबल का कुछ बात बता रखा। ये जो सिलेबल पढ़ते हैं हम इसे शब्द खंड भी बोलेंगे अकॉर्डिंग टू साउंड, शब्दांश भी बोलेंगे। और जहां तक आपको बता दें इस सिलेबल का मतलब कई चीजें हो जाते हैं। पहला तो हम लोग शब्दांश बोलेंगे,
ठीक है। दूसरा, इसी सिलेबल को हम लोग अक्षर भी बोल बैठते हैं क्योंकि वर्णों का समूह होता है। लेकिन हमारा ये सारा चीज कहाँ तक नजर आएगा, तो ये सीधे है कि सिलेबल दैट वर्क ऑन साउंड, और सिलेबल जो काम करते हैं ध्वनि के ऊपर काम करते हैं। और देखिए अब कैसे सिलेबल क्रिएट होंगे और हम लोग किस तरीके से किसी भी शब्द में कैसे कैसे सिलेबल देखते हैं, ये सारे चीज आपको दिखाएंगे इसमें। ठीक है, जैसे कि बात कर लें यहाँ पे शब्दांश, और हम लोग सिलेबल किसको कहेंगे, हम लोग बोल सकते हैं कि यानी वैसे वैसे शब्दांश अर्थात सिंपली सी बात करें तो बोल सकते हैं कि द पार्ट ऑफ अ वर्ड अर्थात इन विच ब्रेकिंग ऑफ अ साउंड, जिसमें साउंड का टूट जाना, ठीक है, और देन मेकिंग ऑफ सिलेबल, एंड उसके बाद वो क्या करते हैं एक सिलेबल बना देते हैं, और उसके बाद जो सिलेबल बनाता है दैट मेक्स अ सिलेबल। अर्थात सीधा सिंपल सी बात है कि हम शब्दांश को ये ऐसे बोल सकते हैं कि ध्वनियों का वैसे समूह अर्थात उसके बनने में जहाँ पे ध्वनि की सबसे कम यानी जोर पड़ना शुरू हो जाए, सबसे कम यानी ध्वनि उत्पन्न हो, ठीक है, या ध्वनि खत्म होते होते अधिक ध्वनि पड़ जाए, तो ऐसे केसेस में हम लोग सिलेबल को ढूंढते हैं और सिलेबल वहां पे ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। तो सिलेबल के लिए मैंने आपको एक आसान तरीका बताया हूँ कि ऐसे बोल सकता हूँ, द पार्ट ऑफ अ वर्ड, एक शब्द का वैसे पार्ट जो दैट वर्क्स दैट वर्क्स ऑन साउंड साउंड ब्रेकिंग, साउंड के टूटने के ऊपर, साउंड ब्रेकिंग साउंड ब्रेकिंग, साउंड के टूटने पर जो काम करता है वैसे हिस्से को हम सिलेबल बोल सकते हैं, इज कॉल्ड सिलेबल। कई तरीके से हम इसका डिफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लोग सिलेबल का भी डिफिनेशन दे सकते हैं। और सिलेबल में सबसे बड़ी बात ये है कि हम सब ये तो बताइए कि शब्द का वैसे पार्ट जो साउंड के टूटने पर काम करते हैं और वो सिलेबल क्रिएट करते हैं, ऐसे केस में ब्रेकिंग ऑफ अ साउंड दैट क्रिएट अ सिलेबल, हम बोल सकते हैं कि साउंड के क्या बोले हैं, ब्रेकिंग ऑफ अ साउंड, ये बोले हैं ना आपको, ब्रेकिंग ऑफ साउंड दैट क्रिएट्स क्रिएट्स अ सिलेबल, और ये क्या करते हैं क्रिएट सिलेबल करते हैं। साउंड के टूटना ही क्या करते हैं, जो क्रिएट्स करते हैं सिलेबल को, ठीक है। और ये सिलेबल कैसे काम करते हैं, तो ये सिलेबल अपना जो मीनिंग बना पाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं जिससे आप बता सको तो शब्द को तोड़ सकते हो। जैसे हम सिंपली से बात करें तो आपको जैसे ये लिखते हैं व्यर्थ, व्यर्थ, रथ, व्यर्थ, तो अगर बात की व्यर्थ, व्यर्थ, और इस केस में आप तोड़ोगे था पे भी ध्वनि में थोड़ा व्य था, तो पहले व्य टूटा अर्थ एक साथ आ गया। तो इस तरीके में जब इसको तोड़ेंगे एक और मीनिंग लेता है, जैसे इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आधा व प्लस या प्लस अ, इसके बाद था के ऊपर है अर्थात र का जो उच्चारण होगा था से पहले हुआ और ये इस तरीके से आएगा। इस केस में आपको सबका मीनिंग बनाना, दो कंसोनेंट एक साथ आ गया तो अ का मीनिंग बनेगा, दो कंसोनेंट एक साथ आ गया अ का मीनिंग बनेगा। तो व्यर्थ का जो मीनिंग बनेगा WYAR और THA बनेगा, व्यर्थ, व्यर्था लिखाएगा, असल में ये मीनिंग बनता है। जैसे अब आपको दिखाते हैं एक और मीनिंग, नौ तन वा। अब जब ऐसे तोड़ने के लिए कहा जाए तो इस केस में आप किस तरीके से तोड़ोगे, पहला सिलेबल नौ, दूसरा तन और तीसरा वा, ये 3 सिलेबल्स वर्ड है। और ये 3 सिलेबल्स कैसे वर्क करते हैं तो हम लोग बात कर ले। तो पहले नौ में अ का मात्रा है नौ, और उसके बाद दूसरा सिलेबल तन, जहाँ पे मेरा ध्वनि ब्रेक कर जा रहा है, ठीक है, तो तन नौ यहाँ पे, और वाह,
इस तरीके से जो बना है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मीनिंग बना है इसको हम लोग नौतनवा बोलेंगे। तो नौ का अलग से लेवल टूटा तो अलग मीनिंग बना। तन में नौ पर सबसे कमजोर पड़ रहा है, नौ तन वा, तो इसका मीनिंग नहीं बनाएंगे। तो तन का क्या हुआ, टी एन से तन, और वा, तो आप इस केस में भी ए लिखेंगे। तो असल में नौतनवा का स्पेलिंग इस तरीके से सिलेबल क्रिएट हो गया। इसी प्रकार से मैंने आपको भी इसमें कई सारा ऐसे शब्द है, जैसे राज, पहला सिलेबल व्य, दूसरा सिलेबल वश, तीसरा सिलेबल था, चौथा सिलेबल प्रकोष्ठ, प्र अकोष्ठ एक साथ, कोष्ठ अष्ट एक साथ आ गया। म हेंद्र, हेंद्र अलग बना, महेंद्र, महे अंद्र, इस तरीके से महे अंद्र। तो इसको दाई सिलेबल भी बोल सकते, दो सिलेबल, इसको एक, यानी कि महेंद्र। इस तरीके से आपको इसका मीनिंग तोड़ लेना है। प्रभुत्व, भूत्व एक साथ आ गया, एक सिलेबल यहाँ, एक सिलेबल यहाँ। संपूर्ण, एक सिलेबल इसका, सचना है। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग तोड़ तोड़ करके इसका अलग अलग मीनिंग बनाते हैं। यहाँ पे देखिए ध्वनि ब्रेक कर रही है, ध्वनि टूट रहे हैं, तो वहाँ पे सिलेबल क्रिएट होंगे, और सिलेबल जब क्रिएट होंगे तो इंग्लिश का जो रूल्स होते हैं वो सारे रूल्स हम आपको बता रहे हैं। और इंडियन सिस्टम में जब हम कन्वर्ट करते हैं, कर सकते हैं कि ट्रांसलेट, ये बोल सकते कन्वर्ट टू इंग्लिश इन इंडियन सिस्टम, ठीक है, या चेंज इनटू चेंज, ये बोल सकते हैं कि चेंज इनटू इंग्लिश, जैसे बोल सकते हैं कि कन्वर्ट कन्वर्ट इनटू इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी से इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं, यानी कि बनाने का कोशिश करते हैं, वैसे कैसे। अब चलिए यहाँ पे दिखाने का कोशिश कर रहे हैं आपको। जैसे सबसे पहला, आपको तो सबसे पहले कोई भी शब्द है, जैसे हमको वो कहना है, ऐसे बोल सकते हैं कन्वर्ट, हिंदी कन्वर्ट इंटू इंग्लिश लिख देते हैं, हिंदी कन्वर्ट इंटू इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश इन इंडियन सिस्टम। और ये इंडियन सिस्टम हमेशा जब भी शब्द बनाएंगे तो ब्रिटिश लैंग्वेज की तरह कभी वर्क नहीं करते हैं, ये साउंड के ऊपर काम करते हैं, साउंड के ऊपर वर्क करते हैं, और ये ज़्यादातर सिलेबल के ऊपर काम करते हैं। तो मैंने आपको सिलेबल के बारे में बता दिया है कि शब्द का एक पार्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तो जहाँ पे साउंड ब्रेक करता है वहाँ पे सिलेबल क्रिएट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमें जब इंग्लिश बनानी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी शब्द को, या तो पहले आप लोग क्या करोगे, शब्द को पहले वर्ण विच्छेद करोगे, अच्छा सबसे पहले सिलेबल पढ़ लोगे। सिलेबल अगर करना आ गया, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबल करना है, सिलेबल करने के बाद दूसरा पॉइंट, सिलेबल हो जाने के बाद उसको अलग अलग हिस्सों में बांट देना है, और हर हिस्सा में, हर सिलेबल के पार्ट में हमें ये देखना है कि किस भी अक्षर का ध्वनि सबसे कम पड़ रहा है, कहाँ पे वर्ण आ रहा है, और किस तरीके से काम कर रहा है। तो दूसरा में हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि शब्द जो है, जैसे हम लोग तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, शब्द को अलग अलग छांट दिए सिलेबल करने के बाद, तो हर सिलेबल के बाद हमें क्या करना है, तो वर्ण विच्छेद करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेपरेशन ऑफ लेटर्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ लेटर्स, वर्णों को विच्छेद करना है अकॉर्डिंग टू साउंड। साउंड तो आ ही जाएगा, जहाँ जहाँ में साउंड, यानी कि साउंड से, ठीक है। अब उसके बाद आपको ये भी देखना है कि कौन सा शब्द किस प्रकार से काम कर रहा है। जैसे तीसरा, ये तो हो गया सिलेबल करना, दूसरा वर्ण विच्छेद करना, तीसरा आपको देखना है कि कौन सा सिलेबल है जिसका, जिसके साथ हम लोग पूरे में दो चीजें देखते हैं। एक तो सबसे पहले देखते हैं अ का मीनिंग कब नहीं बनेगा, और अ का मीनिंग कब बनेगा। पूरे इंडियन सिस्टम में अ पर गेम खेला जा रहा है, और दूसरा ह्रस्व और दीर्घ के ऊपर, ह्रस्व और दीर्घ, ये ह्रस्व जो है, ह्रस्व एंड दीर्घ, ये दोनों में क्या रीजन है। ह्रस्व तो हमेशा अपना जो मीनिंग होगा वो लेगा ही लेगा,
लेकिन कभी-कभी जैसे अ का मीनिंग हम लोग नहीं बनाते हैं, उसी तरह से दीर्घ आएँगे, तो दीर्घ में ह्रस्व की तरह कभी-कभी मीनिंग बन जाते हैं, ठीक है? तो वो आपको बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है? जैसे अब कुछ एग्ज़ाम्पल भी बताएँगे, तो इस तरीके से हमको क्या करना है कि जहाँ पे सबसे कम ध्वनि अगर अ के लिए बता रहे हैं, ठीक है? अ पे अगर सबसे कम ध्वनि पड़ा, जैसे हम लोग बात करते हैं कम ला चलिए सबसे पहले इसका क्या बताएं कि आपको क्या करना है थर्ड में वर्ण विच्छेद करना सेपरेशन ऑफ लेटर के थ्रू। तीसरा में क्या करना है कि हमें छांटना है कि किसकी मीनिंग नहीं बनेगी। तो छांटने के पीछे 2-3 रीजन है। सबसे पहले कि जहाँ पे सबसे कम जोर पड़ेगा, सबसे कम जोर जिस भी अक्षर में पड़ेगा, सबसे कम जोर, ये जोर जिस भी अक्षर पर सबसे कम जोर पड़ेगा, तो सीधे कहना है कि उस सिलेबल में सबसे कम जोर पड़ने वाले वर्ण में अगर अ आता है, तो उस सबसे कम जोर पड़ने वाले अ का इंग्लिश मीनिंग हम लोग नहीं बनाएंगे। क्या नहीं बनाएंगे? इंग्लिश मीनिंग नहीं बनाएंगे। क्या नहीं बनाएंगे? इंग्लिश मीनिंग नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, ठीक है? ये तीसरा पॉइंट। अगर इंग्लिश मीडियम बनाने का जब बात आ गई, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर 2 व्यंजन वर्ण एक साथ आता है, जबकि उसका रीज़न भी हमको समझाएँगे। 2 व्यंजन वर्ण एक साथ आता है, तो लगातार 2 व्यंजन के बाद में यदि अ आता है, तो ये बोलेंगे, एक पॉइंट लिखा देते हैं, जनरली केस में, ज़्यादातर केस में, लगातार 2 व्यंजन वर्ण के बाद 2 और कब वर्ण विच्छेद करने के बाद लगातार 2 व्यंजन वर्ण के बाद, ठीक है? वर्णों के बाद अगर अ आता है, ज़्यादातर केस में अ आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, आता है तो ऐसे केस में अ का मीनिंग बनता है। तो ऐसे केस में अ का मीनिंग बनता है। किसका मीनिंग? अ का इंग्लिश मीनिंग बनता है, ठीक है? और इसके पीछे रीज़न हम आपको बता रहे हैं, इंग्लिश मीनिंग बनता है। दिखाते हैं। जैसे कि बात करें इसके लिए, जैसे हम लोग बोलते हैं कर्ण। देखिए, अब आप लोग इसको तोड़ोगे, आपको क्या नजर आएगा? क तो अक्षर कर्ण, अर्थात र पे कम जोर पड़ रहा है और न पे ज्यादा जोर पड़ रहा है। ऐसे कर्ण, न, कर्ण, जब न बोल रहे हैं तो यहाँ पे इसके साथ अ का मीनिंग बनेगा। तो ऐसे केस में कर्ण, तो ये भी तो पूरा जोर ले रहा है, लेकिन इसमें इस पे सबसे अधिक जोर पड़ रहा है, इसलिए कर्ण में KARN लिख करके लिखना गलत है, इसलिए इस तरीके से कर्ण लिखेंगे, ठीक है ना? जैसे हम लोग लिखते हैं पर्व, तो आपको बताएं कि आधा र के बाद, आधा वर्ण के बाद प आता है, तो उस केस में व का मीनिंग W लेता है। पर्व तोड़ेंगे तो प में अ आएगा, सर र प्लस व प्लस अ आ जाएगा। तो इस केस में पर्व में P से प, ए से आ, R से र और WA पर्व, ऐसे बनाएंगे पर्व। तो जा करके आसानी से सही तरीके से इंग्लिश मीनिंग बनेगा। और इसमें ही है कि ये 4 जो टाइप्स बताएं, इसके आधार पे तब हमें इंग्लिश मीनिंग बनाने में बहुत ही, तब जा करके हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। इंग्लिश में क्या करेंगे, हर वर्ण का जिसका जिसका मीनिंग बन रहा है, वो सभी वर्णों का इंग्लिश बनाना शुरू कर देंगे, यही इसी के आधार पे। एक आध एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि ऊपर में आने के बाद अगर बात करें तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि देखिए, कुछ एग्जाम्पल है, जैसे महात्मा, ऐसे केस में चाहे और भी ले लेते हैं, महात्मा, इस दोनों केस में आपको दोनों का मीनिंग आता है। महात्मा, महात्मा, तो ये तो जोड़ ले रहा है, तो अगर आपको इसको पहले जोड़ने के लिए पहले सीखना है, पहले तोड़ के सीखना है, बाद में इसका अलग अलग मीनिंग आएगा। महात्मा,
आ और फिर आधा त और मकार मा, महात्मा। अब ऐसे केस में आपको क्या नजर आ रहा है, तो इसका भी मीनिंग अपना तो महा लेता ही है। महा तो सीधे MHA लिखना गलत हो जाएगा, तो शुरुआती दौर में महात्मा महात्मा, अर्थात इस पे भी जोर पड़ ही रहा थोड़ा थोड़ा। इस केस में आपको MAHA महा का मीनिंग ये लिखा है, आधा ता के लिए था टी-शर्ट और MAC महात्मा, ऐसे मीनिंग बनाते हैं। और कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होगा जिसमें छोटा हो। महत्व, महत्व में क्या है ना, म जोर अहत्व एक साथ है, महत्व, ह आधा त व जोर और इसमें देखो, अब ये नहीं कहेंगे सर महत्व, तो हत्व एक साथ है, म अलग है, इस पे जोर पड़ ही रहा है हत्व। तो इसमें हत्व में सबका मीनिंग बना हत्व। तो महात्मा में क्या, महात्मा में क्या होगा, एम ए से म, एच ए से भी ह और टी लग जाएगा, महत्व, ये मीनिंग बनेगा, इसमें भी सबका मीनिंग बनेगा। क्योंकि हमें देखना है कि मेरा जो ध्वनि है वो कहाँ पे ब्रेक कर रहा है। म शुरुआती में लेकिन जोर के साथ पढ़ रहा है, इसलिए आ का मीनिंग बनाएंगे। जनरल केस में शुरुआती में अगर अक्षर आता है तो कहीं ना कहीं उस पर जोर पड़ता भी है, उस पर जोर पड़ता भी है और उसका मीनिंग बनेगा भी। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप लोग देखेंगे लता, तो लता में इसका सीधे नहीं लिख देंगे सर, यहाँ पे तो ल अलग है, ता पे जोर पड़ रहा है, तो प्लस आ गया। अब ऐसे केस में इसका मीनिंग ना बनाएंगे, ये गलत हो जाएगा। स्टार्टिंग में लता, ल पे तो जोर पड़ ही रहा है, तो एल और ए के लिए आ और ता के लिए टी, ऐसे ता लता, ऐसे बनाएंगे, तब जा करके ये करेंगे। ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं समझे सर, जिसका सिलेबल पूरा है उसका मीनिंग बनाएंगे। जैसे आप लोग बात करते हैं यहाँ पे सिलेबल के लिए, क्या लिखा हुआ, मत लब, आपको नजर आएगा, पहले मत और दूसरा लब। मत में क्या होगा, म प्लस अ आ जाएगा, फिर त प्लस अ आएगा। और अभी यही समझा है कि जहाँ पे सिलेबल टूट रहा है वहाँ के अ का मीनिंग नहीं बनेगा। तो मत, तो यहाँ का मीनिंग नहीं होगा। लब है, ल प्लस अ आ गया और व प्लस अ आ गया, मतलब, फिर इसका मीनिंग नहीं बनेगा। अब मत में क्या होगा, एम से म, ए से अ, टी से त, मत, एल से ल, ए से अ, बी से ब, मतलब का। आप लोग भी काफी व्हाट्सएप पे चैटिंग करते होंगे तो शॉर्टकट मारते होंगे मतलब का, पहले लिखते हैं मतलब का, सीधे बोलते MTLB, मतलब हो गया। तो ये तो गलत है, ये तो इस लेवल पे वर्क भी नहीं कर रहा है, इसका इंग्लिश मीनिंग भी नहीं बन रहा। ये कई तरीके से हम लोग वन को तोड़ करके इंडियन सिस्टम में इंग्लिश बनाना सीख लिए हैं। इसमें कई सारे सवाल आपको पहले भी दे रखे थे, ठीक है। इसमें कई सारा शब्द यहाँ पे था, सबसे पहले होमवर्क के रूप में दिए थे इसमें। और इसमें आपको सराहनीय तरीके से आराम से अपने साउंड पे पकड़ बना करके उसके बाद बारीकी से इन चीज़ों का इंग्लिश बनाना शुरू करेंगे तो वो एक भी पॉइंट गलत नहीं होंगे। और हमें सबसे ज़्यादा पकड़ करनी है तो साउंड के ऊपर। और आपको बता दूं तो सिंपली सी बात है कि आज के दौर में, और आज के दौर में क्या, शुरुआत से जब समाज का ही विकास हुआ, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट हुआ, इस केस में आप सबसे पहले देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग दौर में लोगों को बात करने तक नहीं आता था, किसी तरीके से ना समाज का विकास हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता स्क्रिप्ट बनता चला गया, बात विचार होते हुए नहीं समझा जाने लगा, इस प्रकार से ध्वनि का एक अलग रोल बनते आ गया। और आज की दुनिया में ध्वनि का ही सबसे बड़ा रोल है, जिसके लिए ही आज हम लोग एक जगह बैठ करके और हर एक शब्दों को, हर एक पाठ को, हर एक किताब को कहीं ना कहीं जानने और समझने की कोशिश करते हैं। और रीजन सिर्फ है इन्हीं शब्दों का लिखावट और ध्वनियों के लिए ही चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो समझिए आज के समय में जितने भी पुरानी किताब है तो वो सारी किताब में और सारे किताबें आपको ये देखने को मिलेगा कि वो ध्वनि तो वर्क खुद नहीं करने आ रही है, बट उस ध्वनि के द्वारा दिए गए चिन्ह जरूर काम करने आ रहे हैं, जिन्हें उन ध्वनियों से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सूचित किया जा रहा है, पहचाना जा रहा है। और ये सारा चीज आपको इस इसी शब्दों के अंदर निहित है, समाहित है। जैसे यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, ये सारा चीज सिलेबल की सारा बात बताए आपको,
सिलेबल कैसे करना है, सिलेबल किस तरीके से काम कर रहा है, और मैं इस तरीके से बहुत सारा बात बता दिया हूँ, जिसके लिए मैं भी आपको कुछ बनाने के लिए दे रहा हूँ फिर से। चलिए मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ, इसे बारीकी से आप लोग बना करके घर से आएंगे, ठीक है। और विथ सेपरेशन और लेटर, स्टार्टिंग दौर में आप लोग मेहनत करना सीखिए, जितना ही आसान तरीका हो, जितना सरल माध्यम हो, उस सरल माध्यम को अप्लाई कीजिए। जब समय हो जाए, एक्सपीरियंस हो जाए और आदत से बन जाए, तो आप फ्लुएंटली अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके से स्पीड बनाना हो, जैसे बनाना हो, ऊपर झापर बनाना हो, उस तरीके से। जैसे हम लोग कभी कभी हम लोग लिखते हैं ये जैसे पूर्वज, तो आप लोग इस केस में अब शॉर्ट पर जिसको आएगा तो PORWAJ बना दें, और इस तरीके से तो पूर्वज में जे की जगह पे जेड भी लिखा जा सकता है, पूर्वज, ऐसे पूर्वज, 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 और इस तरीके से। और आप लोग पूर्वज नहीं पढ़ लेंगे, पूर्वज पढ़ेंगे। और इसी में है कि परमात्मा। अब ऐसे केस में आप लोग क्या करेंगे, पहले पर अतमा अतमा का बनेगा, तो PAR से पर शॉर्ट कट बना रहे हैं, इसे तोड़ के बनाते हैं, MA से माँ, T से ट, MA से माँ, परमात्मा, ऐसे बनाते हैं। बट आप लोग जब स्टार्टिंग में बनाओगे तो पर को पहले तोड़ोगे, और इसमें तोड़ने के बाद म प्लस आ लाएंगे, आधा प प्लस म प्लस आ लाएंगे। और इस केस में आपको देखना है कि मेरी ध्वनि कहाँ पे टूट रही है। पहला ध्वनि र पे टूटा, पर तो माँ, तो माँ, तो माँ तो ऑटोमेटिक आ लाया हुआ है मात्रा, ये अपना मीनिंग ए रखता है, ये तो पर में अ का मीनिंग नहीं बनेगा। तो इसी तरीके से PAR से पर, इसका नहीं बनेगा तो माँ पे आ जाओ, ए में से माँ, टी से ट और ए में से माँ। जैसे कि अब पता चल रहा है कि अब लाइन कटने वाली है, इस प्रकार से मैं आपको एक बात बता दूं, लाइन आखिरकार कट ही गई। चलिए फिर भी मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बता देता हूँ कि जो हम क्लास ले रहे हैं वो इस प्रकार से क्लास ली जा रही है। इसमें कुछ चीज़ें छूट गई जो मैं आपको इस स्मार्ट व्हाइट बोर्ड पे बता देना चाहता हूँ। लाइन कट गई है तो कई सारी चीज़ें मैं अपने इंग्लिश बैच में कई सारा बैचेज है उसमें बता, उन चीज़ों से फिर यहाँ पे आप लोगों को होमवर्क दे दी जा रही है, जिससे आप लोग बना करके आएंगे, ठीक है। होमवर्क इस तरीके से आपको बता दी जा रही है, इसे पूरा करके ही आए। चलिए जैसे आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि पूर्णांक, कल इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, आप लोग बना के आएंगे पहला। और इसमें कई सारा चीज लिखा गया हुआ है, तो इसे साथ में इसी को आप लोग बना करके आएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब समय कैसे क्या कर रहा देता है कोई नहीं जानता है। चलिए अभी जैसे कि बैटरी लो हो गई है, क्या पता बैटरी लो होने वाली थी, ऐसा तो कुछ पता था नहीं था। इसलिए चलिए जो भी कुछ मिल रहा है आप लोगों को सीखते जाइए, ये भी एक समय का खेल है, और इस दुनिया में जो भी कुछ है और जो कुछ हो रहा है ये नियति का भी देन है और समय का भी खेल है। तो इन चीज़ों के साथ आप बंधे रहें और अपने आप को नर्म बनाए रखें, और हर चीज़ को सही तरीके से सराहनीय तरीके से सॉल्व करने का कोशिश करें। और किसी भी चीज़ में अचानक सा होता है ये बेचैनी सी नहीं आनी चाहिए। लाइफ यही है, लाइफ का असल दौर यही है कि हमें घबराने से अच्छा है कि हमें शांत मिजाज के साथ रहनी चाहिए और अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि ज़्यादा दिनों की ज़िंदगी होती नहीं है, और हमें इन्हीं समयों के साथ चल करके अपना एक लंबा, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा लाइफ कैसी होनी चाहिए। हम अपना लाइफ को बड़ी बनाना चाहते हैं या लंबा बनाना चाहते हैं, ठीक है। लंबा बने, लोगों को बहुत लंबे समय तक चलता रहे,
तो ठीक है, ये नहीं कि हम गाँव में जिस तरीके से बुजुर्ग लोग होते हैं, हालाँकि किन्हीं को हँसना नहीं चाहिए या किसी भी तरीके से, और वो लोगों की लाइफ सीमित रह जाती है, भले जीने के लिए लंबे समय तक यानी बड़ी ज़िंदगी हो जाती है, लेकिन लंबी ज़िंदगी बनाने के लिए, ठीक है ना, उन्हें भी स्ट्रगल करनी पड़े। और यही चीज़ है कि हमारे समाज में सबसे आसान तरीका है वो शिक्षा, और शिक्षा के माध्यम से ही सभी लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं, जिसमें उनका कोई लेवल नहीं है, उनका एक माध्यम पकड़ा जाए जो आगे जितने भी लोगों को सहायता देती चली जाए, उतना ही बड़ा बनता चला जाता है हर एक चीज़। जैसे जॉब हो गया, जैसे हम लोग बात करते हैं मिसाल में इनके बारे में, हम अब्दुल कलाम साहब को जानते हैं, वो भी आज अगर इस चीज़ों पे काम किए हैं, तो आज उनके पूरे विश्व में भी नाम जाना जाता है कि अपने भारत के एक मिसाइल मैन के नाम से उनको एक दर्जा दिया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा अपने देश के लिए सुरक्षा के मामले में बहुत ज़्यादा मदद की है। ठीक उसी प्रकार से चलिए हम लोग भी कहीं न कहीं अपना भी योगदान, हम भी चाहते हैं कि आप लोग के बीच आएँ और कुछ न कुछ जो भी आ रहे हैं एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उन चीज़ों को आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें आप लोग कल बना के आएँगे। जैसे अंतरात्मा, चलिए अंतर अंतराल, ठीक है? आविर्भाव, ठीक है? प्रा प्रवोत्सव, पाँचवाँ उत उत्तम। इन चीज़ों को आप कल बना के आएँगे और इसके बाद में कल इससे आगे टाइप्स ऑफ सिलेबल के बारे में पढ़ाऊँगा, जो ब्रिटिश लैंग्वेज में किस तरीके से कहाँ पे ये चीज़ें आएँगे। तो ठीक है, आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताएँ, इन चीज़ों को मेरी इन क्लासों को करने से पहले, यहाँ तक पहुँचने से पहले पूर्व के सारे क्लासों को देखेंगे और बारीकी से सुनेंगे, जो आपको मदद करेंगे। ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है? जय हिंद, जय मातृभूमि।